ये कहानी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम की है। इस कहानी में हमेशा की तरह दाऊद है, लेकिन दाऊद के कुछ नए फितूर हैं, कुछ नए शौक हैं, कुछ नई जन्मजात आदतें भी हैं। शौक फैसला सुनाने का, शौक पेंशन बांटने का। जी हाँ, फैसला झगड़ने वाले अपने वफादारों का, पेंशन मारे गए अपने वफादारों के घर वालों को। दाऊद तो डॉन है, ऐसा डॉन जिसके मुकाबले में कोई नहीं है। सो दाऊद डॉन से कभी बन जाता है जज, कभी फोन पर ही सजा देता है कोर्ट रूम। और फिर आते हैं फरियादी। गुर्गों की मारपीट हो या लेन देन का लफड़ा, बच्चों का एडमिशन हो या मियां बीवी का झगड़ा, कभी पैसे का झगड़ा, कभी रिश्तों का रगड़ा, कभी वसूली का खेल। कभी गूंजती है दाऊद की आवाजें तो कभी गूंजती हैं छोटा शकील की आवाजें। और फिर होता है फैसला। सर दाऊद इब्राहिम। देखिए, मुंबई में आज भी लगती है दाऊद की अदालत। दाऊद इब्राहिम की अदालत। कहां लगती है अदालत, कैसे लगती है, कौन इंसाफ के लिए आता है और सजा किसे मिलती है? जी हां, ये वही अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम है जो 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का गुनहगार है, पाकिस्तान की गोद में जा छिपा है। इसी दाऊद से जुड़ा एक डॉसियर भारत ने हाल ही में पाकिस्तान को सौंपा है। एक अंग्रेजी अखबार का दावा है कि दाऊद भले ही बरसों से भारत से मीलों दूर हो, लेकिन मुंबई में आज भी उसके फरमान चलते हैं। वो फोन पर ही अपने वफादारों के झगड़े सुलझाता है, चाहे वो मियां बीवी का झमेला हो या फिर लेन देन का लफड़ा। दाऊद और उसका दाहिना हाथ छोटा शकील मुकदमे सुनते हैं, हुक्म सुनाते हैं और उसके हुक्म पत्थर की लकीर साबित होते हैं। दाऊद की अदालत की भनक तब लगी जब खुफिया एजेंसियां दाऊद और उसके गुर्गों के फोन रिकॉर्ड कर रही थी। देखिए हमारी विशेष रिपोर्ट, दाऊद की अदालत, खौफ की अदालत। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अदालत की कार्यवाही शुरू होने वाली है। मुंबई की किसी तंग गली में लगती है दाऊद इब्राहिम की ऐसी ही कोई अदालत, और फोन पर गूंजती हैं शायद ऐसी ही कुछ आवाजें डॉन की। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस कारोबारी के साथ क्या किया? अगर ये दोबारा हुआ ना तो तुम अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूं, तुम्हारे हाथ का लिखा या मेरे हाथ का लिखा कोई मायने नहीं रखता। वो तो कभी भी फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तुम वही सुनोगे जो मैं कहूंगा, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मैं कोई भी जानकारी इतने प्यार से नहीं मांगता। मैं जानता हूं कैसे मुंह खुलवाया जाता है। बातें जानने का वही तरीका है मेरे पास। लोगों को ठीक करना मुझे आता है। मैं एक झटके में उन्हें ठीक कर दूंगा। दाऊद भले ही हिंदुस्तान से दसियों सालों से बाहर हो, भागा हुआ हो, छुपा हुआ हो, मगर माया नगरी मुंबई में आज भी उसका नाम बोल रहा है। आज भी मुंबई में उसकी आवाज दहशत पैदा कर देती है। आज भी जज की तरह फैसला करने का, फैसला सुनाने का उसका पैदाइशी शौक मरा नहीं है। दाऊद की ऐसी अदालतों में फरियादी होते हैं, शिकायती होते हैं, गुस्सा दिखता है, आंसू बहते हैं और दलीलें भी दखती हैं, लेकिन फैसला सिर्फ दाऊद का ही होता है। वही अदालत, वही वकील और वही जज, या फिर भाई की छत्र छाया में पल रहे करीबी गुर्गों का। मुंबई में लगने वाली दाऊद की ऐसी अदालतों की भनक खुफिया एजेंसियों को लग गई है। गौर से सुनिए, दाऊद इब्राहिम की फोन पर रिकॉर्ड की गई ऐसी ही बातचीत का नाट्य रूपांतरण। मैं खुद ही जज हूं। मैं किसी दूसरी अदालत में जाने वाला नहीं। मैं अपने केस का खुद ही जज हूं। मैं किसी से नाइंसाफी नहीं करता, नहीं अपने साथ होने देता हूं। क्या तुम्हें समझ आया? दाऊद का अंडरवर्ल्ड क्यों ही नहीं चल रहा है? दाऊद की आस्था में रखने वालों की तादाद कितनी है ये कोई नहीं जानता, लेकिन दाऊद की हुकूमत किस तरह चलती है ये अदालतें उसका अंदाजा जरूर देती हैं। दाऊद इब्राहिम भले ही मुंबई से सैकड़ों मील दूर पाकिस्तान में अपने बिल में कैद हो, लेकिन वो अपने अंडरवर्ल्ड को पूरी खाद पानी देता रहता है। उसकी ताकत उसका अंडरवर्ल्ड है, और अंडरवर्ल्ड की ताकत 35 सालों से भी ज्यादा उसके वफादार लोग हैं। बिल्कुल फिल्मी कहानी की तरह दाऊद अपने लोगों को टूटने नहीं देता, किसी दूसरे गैंग से जुड़ने भी नहीं देता, और इसलिए न सिर्फ उनका बल्कि उनके घर वालों का भी पूरा ध्यान रखता है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक टी कंपनी अपने गुर्गों के आपसी झगड़े सुलझाती है,
उनकी तकलीफें दूर करती है और यहाँ फैसला टलता नहीं बल्कि तुरंत होता है और उसे मानने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होता। दाऊद इब्राहिम और उसका दाहिना हाथ छोटा शकील अपने आदमियों की खोज खबर हमेशा रखते हैं। कभी भी उनके आदमियों में कुछ शिकायत होती है या फिर गैंग में कोई गड़बड़ी होती है, तब लगती है दाऊद की अदालत। इस अदालत में दोनों पक्षों की बात सुनी जाती है और फैसला भी तुरंत लिया जाता है। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक दाऊद की अदालत जब लगती है तो खुद भाई या उसका दाहिना हाथ छोटा शकील फोन पर रहते हैं, सुनते हैं और मामला वहीं निपटा देते हैं। जांच एजेंसियों ने छोटा शकील के कई ऐसे फोन कॉल इंटरसेप्ट किए जिनमें वो अपने गुर्गों के पारिवारिक झगड़े सुलझाता हुआ सुनाई देता है। इसी साल अप्रैल में छोटा शकील ने अपने एक गुर्गे की बेटी से जुड़ा एक पारिवारिक मसला सुलझाया। सुनिए उसी बातचीत के भाव का नाट्य रूपांतरण। छोटा शकील बोल रहा हूँ। भाई मैं बोल रहा हूँ। प्रॉब्लम क्या है? हुआ क्या है? भाई मेरी बेटी को उसके ससुराल वाले बहुत परेशान कर रहे हैं। कहाँ रहती है तेरी लड़की? उसका पता बता। उसके हस्बैंड का कोई मोबाइल नंबर है क्या तेरे पास? हाँ भाई है ना, 99। ठीक है, तू समझ ले तेरा काम हो गया। टेंशन मत ले, मैं सब सेट कर दूंगा। जी भाई। अपने गैंग मेंबर के दामाद का फोन नंबर लेने के बाद छोटा शकील ने उसे फोन लगाया। अंग्रेजी अखबार द हिंदू में छपी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ इसी अंदाज में बातचीत हुई होगी। देखिए उसका नाट्य रूपांतरण। हेलो, मैं छोटा शकील बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ। तू का दामाद है ना? जी जी भाई। मेरे को मालूम चला है कि तू उसकी बेटी के साथ ठीक बर्ताव नहीं करता है। नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। चुप, ज्यादा दिमाग मत चला। मेरे को सब मालूम है। तेरी प्रॉब्लम क्या है? भाई मेरी बीवी अभी बच्चा नहीं चाहती, इसी को लेकर मेरे अब्बू अम्मी नाराज होते रहते हैं। तेरा दिमाग खराब हो गया है? अब्बू अम्मी को बोल ठंड रखे, सही वक्त पर सब होगा। जैसा आप ठीक समझे भाई। अगर फिर तेरी शिकायत मिली तो तू समझ ले। नहीं भाई, ऐसा नहीं होगा। मुंबई में दाऊद के गैंग के ज्यादातर सदस्यों के झगड़े छोटा शकील सुलझाता है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद ने उसे अदालत बिठाने और फैसला लेने का पूरा अख्तियार दिया हुआ है। कहा जाता है कि छोटा शकील को घरेलू झगड़े निपटाने में महारत है। इसी साल फरवरी में दाऊद गैंग के एक मेंबर की पत्नी ने छोटा शकील को फोन किया था। महिला ने कहा कि उसके पति का किसी दूसरी महिला से रिश्ता है। इस पर शकील ने अपने गैंग के मेंबर को कॉल किया और उसे जमकर फटकार लगाई। शकील ने उसे अपनी पत्नी के साथ रहने का हुक्म सुनाया। ऐसा नहीं कि दाऊद की अदालत में सिर्फ घर के झगड़े ही निपटाए जाते हैं। दाऊद इब्राहिम और छोटा शकील इस अदालत में अपने सदस्यों की मुश्किलें सुनते हैं और उनका हल जल्द से जल्द निकालते हैं। यहाँ तक कि दाऊद इब्राहिम अपने सदस्यों के बच्चों के स्कूल और कॉलेज में एडमिशन कराने के लिए मदद भी करते हैं। अखबार द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि मार्च महीने में इंटरसेप्ट की गई छोटा शकील की कॉल के मुताबिक छोटा शकील ने मुंबई में अपने करीबी को कॉल किया। शकील ने चर्च गेट के आरसी कॉलेज में एक लड़के का दाखिला करवाने का फरमान सुनाया। उसने ये भी कहा कि लड़का पढ़ने में ठीक है और उसके नंबर भी अच्छे हैं। शकील के करीबी ने भरोसा दिलाया कि वो लड़के का एडमिशन कॉलेज में करवा देगा। साफ है, मुंबई की बदनाम गलियों में आज भी दाऊद का सिक्का चलता है। मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद के कितने प्यादे हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन इतना जरूर पता है कि दाऊद तक मुंबई की हर खबर पहुंच जाती है। दाऊद खुद फोन पर हर खबर लेता है। दाऊद के फोन सुनने की कोशिश में लगी खुफिया एजेंसियों के सूत्रों के मुताबिक धमकाने में दाऊद का कोई मुकाबला नहीं है। कभी कारोबार के लिए, कभी किसी अच्छे सौदे के लिए, कभी पैसे की वसूली के लिए। दाऊद को कोई समझौता कबूल नहीं होता। खुद ही सुनिए दुबई में बैठे किसी गुर्गे से दाऊद की बातचीत का ये नाट्य रूपांतरण। इससे साफ होता है कि दाऊद का राज डर और खौफ पर चलता है। क्या तुम्हें पता है कि मैंने उस कारोबारी के साथ क्या किया? अगर ये दोबारा हुआ ना तो तुम अपने बाप का चेहरा नहीं देख पाओगे। मैं तुम्हें कई बार समझा चुका हूँ, तुम्हारे हाथ का लिखा या मेरे हाथ का लिखा कोई मायने नहीं रखता। वो तो कभी भी फाड़ कर फेंक दिया जाएगा। तुम वही सुनोगे जो मैं कहूंगा, तुम वही करोगे जो मैं कहूंगा। मैं कोई भी जानकारी इतने प्यार से नहीं मांगता। मैं जानता हूं कैसे मुंह खुलवाया जाता है। बातें जानने का वही तरीका है मेरे पास। लोगों को ठीक करना मुझे आता है। मैं एक झटके में उन्हें ठीक कर दूंगा। मैं खुद ही जज हूं। मैं किसी दूसरी अदालत में जाने वाला नहीं।
मैं अपने केस का खुद ही जज हूँ। मैं किसी से नाइंसाफी नहीं करता, न ही अपने आप से होने देता हूँ। क्या तुम्हें बात समझ में आई? कोई शेयर नहीं बेचा जाएगा, ये मेरा हुक्म है, यही अंतिम आदेश है। मैं उन्हें दुबई में कोई भी इमारत बेचने नहीं दूंगा, मेरी इजाजत के बिना बिल्कुल भी नहीं। सवाल ये कि आज भी आखिर मुंबई में दाऊद का नेटवर्क कैसे चल रहा है और इस नेटवर्क को आखिर अब तक छिन्न भिन्न क्यों नहीं किया जा सका है? गुनाहों के दरिया में डूबा ये इंसान खुद कैसे किसी का इंसाफ कर सकता है? लेकिन हमें तब तो और हैरत हुई जब हमें ये पता लगा कि दाऊद तो पुलिस इनकाउंटर में मारे गए अपने गुर्गों या फिर जेल में चक्की पीस रहे अपने लोगों के घर वालों को पेंशन भी दे रहा है। जी हाँ, दाऊद की पेंशन। मुंबई में विवेक गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। जैसा कि अभी आप रिपोर्ट में सुन रहे थे, दाऊद डॉन जो आतंकवादी भी है वो अपना राज कायम कैसे रखता है, देखिए गुर्गों को कैसे खुश रखता है। दाऊद इब्राहिम अपने लिए जान देने वालों के घर वालों को पेंशन देता है। जी हां, अंग्रेजी अखबार का दावा है कि दाऊद की बातचीत सुन रही खुफिया एजेंसियां चौंक उठी जब उन्होंने ये सुना कि दाऊद की पेंशन के वो लोग भी हकदार होते हैं जो उसके लिए गुनाह काटते हुए, गुनाह करके जेल की कैद काट रहे होते हैं। दाऊद की पेंशन बांटता है उसका दाहिना हाथ छोटा शकील। देश का दुश्मन नंबर 1 दाऊद इब्राहिम, वो शख्स जो 3 दशकों से फरार है, लेकिन इसके बावजूद मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उसका रौब है। अपराध की दुनिया में तूती बोलती है उसकी, और इसकी वजह है डॉन की दरियादिली। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम अपने वफादारों का पूरा ख्याल रखता है, खास तौर पर उनका जिन्होंने उसके लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। दाऊद पुलिस इनकाउंटर में मारे गए अपने साथियों के घर वालों को पेंशन देता है। जी हाँ, पेंशन। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक दाऊद के मारे गए साथियों के घर वालों को हर महीने पेंशन मिलती है। पेंशन में एक तय रकम दी जाती है। दाऊद के जो साथी जेल में हैं, उनके घर वालों को भी डी कंपनी पैसे पहुंचाती है। साथ ही उनके घर वालों के सदस्यों की पूरी खोज खबर भी रखी जाती है। पुराने वफादारों के घर वालों का हालचाल और उनकी मदद का जिम्मा भी छोटा शकील के पास है। छोटा शकील दाऊद का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद साथी। साथ ही छोटा शकील को गैंग के हर मेंबर की पूरी मालूमात रहती है। जो साथी जेल में हैं, उसके बारे में भी दाऊद अक्सर खोज खबर लेता रहता है। इस बात की पुष्टि दाऊद, छोटा शकील और मुंबई में मौजूद उसके गुर्गों के बीच हुई फोन पर बातचीत से मिलती है। इस साल की शुरुआत में ऐसी ही एक बातचीत में छोटा शकील अपने साथी से दाऊद गैंग की महिला सदस्य को पैसे देने की बातें कहते सुना गया। सुनिए उस बातचीत के भाव का नाट्य रूपांतरण। छोटा शकील बोल रहा हूँ। सलाम भाईजान, क्या हुक्म है? अरे वो जो अपनी है ना, वो तो अभी जेल में है। जी भाई, वो तो अभी जेल में ही है। तो ऐसा कर, उसकी बेटी तो घर पर ही होगी, तो उसके पास कुछ पैसे पहुंचा दे। जैसा आप कहें भाई। काली एंथनी के घर में 5,000 रुपये महीना जाता था हर महीने। तो उसके खर्चे के लिए उसके बच्चे दोनों किसी कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते थे, क्रिश्चियन था वो। उनकी फीस क्रीमलाला का गैंग देता था, उसका घर का खर्चा। बातचीत से साफ है कि दाऊद और छोटा शकील भले ही देश से दूर हों, लेकिन अपने साथियों की हर मुसीबत में उनका साथ जरूर देते हैं। दाऊद अपने मारे गए साथियों के घर वालों को पेंशन देता है। यकीन न हो तो ये बातचीत सुनिए जो अप्रैल में छोटा शकील और दाऊद के पुराने साथी की मां के बीच हुई थी। सुनिए इस बातचीत के भाव का नाट्य रूपांतरण। हेलो, मैं की अम्मी बोल रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान, सब खैरियत है? नहीं बेटा, सब ठीक तो नहीं है। क्या हुआ अम्मी जान, कोई दिक्कत है तो बताएं। तुम तो जानते ही हो बेटा, बुढ़ापे का सहारा छिन चुका है और इस उम्र में कोई काम भी नहीं है, इसलिए दिन काटना मुश्किल हो रहा है। अरे अम्मी, आप ऐसा ना कहें, आपको हमें पहले इत्तला देनी चाहिए थी। आप फिक्र ना करें, मैं तुरंत कुछ इंतजाम करता हूँ। जानकारी के मुताबिक महिला से बात करने के बाद छोटा शकील ने अपने करीबी को फोन किया और कहा कि वो इस महिला को हर महीने पेंशन पहुंचाए। उसकी एक डायरी थी, उसने उसका एक जो पैसे का लेन देन हिसाब देखता था, हफ्ता बटकी, वो एक डायरी लेके आया। उसके ऊपर 0.303 लिखा हुआ था। तो वो जब चला गया, उसको दाऊद ने एंट्री किया कुछ दुबई के ऑफिस में उसके। तो मैंने पूछा ये 0.3 क्या है, ये लोगों को मारना है, जिनको 303 की गोली मारनी, उनकी लिस्टें क्या है। बताया उसने कि
ये उन लोगों की लिस्ट है जिनको हम हर महीने पैसा देते हैं। इसी तरह दाऊद गैंग का एक गुर्गा जो फिलहाल कल्याण जेल में कैद है, उसके घर वालों की खराब हालत की जानकारी मिलते ही छोटा शकील ने 10,000 रुपए प्रति माह की पेंशन बांध दी। दाऊद और छोटा शकील अपने साथियों की सिर्फ पैसे से ही मदद नहीं करते। अंग्रेजी अखबार द हिंदू के मुताबिक जेल के भीतर भी उनकी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा जाता है। यहाँ तक कि दाऊद अपने गुर्गों को एक जेल से दूसरे जेल में ट्रांसफर करवाने में भी मदद करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब एक और खबर मुंबई से, और यह है एक आर्टिस्ट के मर्डर से जुड़ी। मुंबई एक दोहरे हत्याकांड से दहल उठा है। एक जानी मानी महिला आर्टिस्ट और उनके वकील की टेप से बंधी कार्डबोर्ड के पैकेट में डाली गई लाशें एक नाले से बरामद हुई हैं। आज इस हत्याकांड का कबूलनामा सामने आया। IBN 7 के कैमरे पर उत्तर प्रदेश STF की गिरफ्त में आया एक इंसान नजर आया। इसने बेहद आराम से यह कबूल किया, हां, हेमा को मैंने मारा है। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। सबसे पहले आप इस शख्स को देख लीजिए। यही वो शख्स है जिसने हेमा उपाध्याय को कत्ल करने का गुनाह कबूल किया है। आइए आपको सुनवाते हैं वो कबूलनामा जो इसने IBN 7 के कैमरे पर किया है। शिव कुमार कहाँ गए थे? बनारस। हेमा की हत्या में कितना लिए थे? नहीं, कुछ नहीं लिए थे सर। तो कैसे हत्या किए थे? सर सामने वाला बोले, सेठ जी बोले, उनके साथ थोड़ा वो हाथ बटा। कौन सेठ जी? नाम? कहाँ के रहने वाले हो? कबीरामपुर के सर। कहाँ पड़ता है ये? यूपी में। ठीक, वहाँ क्या करते थे? वहाँ फाइबर का काम, मूर्ति बनाता था। कैसे किए थे हत्या? सर मुंह में कुछ वो रुमाल ढक के। किस चीज से मारे थे? रुमाल से सर, उसमें कुछ डाल के। आरोपी शिव कुमार डबल मर्डर को अंजाम देने के बाद वाराणसी पहुंच गया था, जहां मुंबई पुलिस से जानकारी मिलने के बाद यूपी STF ने उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। आरोपियों से पूछताछ के बाद हत्याकांड की जो जानकारी सामने आई है, उसके मुताबिक हत्यारों ने हेमा को मौत के घाट उतारने का पूरा प्लान पहले से ही तैयार किया हुआ था। सूत्रों की माने तो यह मामला पैसे के लेन देन का था। हेमा को उस कारोबारी से कई लाख रुपए लेने थे, लेकिन वो पैसे देने में आनाकानी कर रहा था। शुक्रवार की शाम को उस व्यापारी ने हेमा को फोन करके मामला निपटाने और हेमा के पति चिंतन के साथ मनमुटाव के बारे में एक अहम जानकारी देने के लिए मिलने बुलाया। मुलाकात उसके कांदीवली वाले गोदाम में फिक्स हुई। हेमा ने अपने वकील भंबानी को भी साथ ले जाने का फैसला किया। हेमा ने पैसों को लेकर बातचीत शुरू करनी चाहिए, लेकिन वहां मौजूद लोगों को पैसे की बातचीत में कोई दिलचस्पी नहीं थी। कातिलों ने सिर्फ हेमा की हत्या का प्लान बनाया था। वो वकील को नहीं मारना चाहते थे। इस बात का अंदाजा मृतकों के शवों को देखकर लगता है। आदमी को पूरी तरह से पैक कर दिया गया था, हाथ पैर वगैरह सब बांध के आदमी को पूरा एकदम फुल पैकिंग करके डिब्बे में था। और जो लेडीज थी वो नॉर्मल थी, मार के उनको पैक करके छोड़ दिया था, उन्हें कोई बहाना होना नहीं था। कत्ल करने के बाद गोदाम में मौजूद 2 कार्टन में लाशों को रखकर कार्टन को पॉली बैग से बांध दिया गया। फिर जान पहचान के एक टेम्पो ड्राइवर को कहा गया, इन कार्टन में कचरा भरा है, इन्हें फेंकना है। जब शवों को टेम्पो में लादकर कांदीवली वेस्ट के नाले में फेंका गया, तब हत्यारे भी मौजूद थे। फिलहाल टेम्पो ड्राइवर और 2 मजदूर पुलिस की हिरासत में हैं, जबकि शिव कुमार राजभर अपने गुनाह को कबूल कर चुका है। वहीं उसके पास से पुलिस को 11 डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स भी मिले हैं, जिनमें से 5 हेमा उपाध्याय के हैं और 6 कार्ड्स वकील भंबानी के हैं। मृतकों के कार्ड्स की बरामदगी से हत्या के केस को साबित करने में पुलिस को काफी मदद मिलेगी। इस पूरे मामले में शिव कुमार राजभर की गिरफ्तारी अब तक की सबसे बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है। राजभर के कबूलनामे से कहीं न कहीं ये पूरा मामला कॉन्ट्रैक्ट किलिंग की तरफ इशारा कर रहा है। यही वजह है कि अब यूपी STF और मुंबई पुलिस मुख्य आरोपी को खोजने के लिए जगह जगह छापेमारी भी कर रही है। यही वजह है कि मुंबई पुलिस ने अभी तक पीड़ित के पति चिंतन उपाध्याय को क्लीन चिट नहीं दी है। मुंबई से कैमरामैन रमेश और बनारस से वासुदेव के साथ विवेक गुप्ता, IBN 7।